नमस्कार दोस्तों। साल 1526 पानीपत का वो पहला युद्ध और लगातार 3 युद्धों के बाद जिसने भारत के मध्यकालीन इतिहास को बदल कर रख दिया। 320 सालों से चली आ रही दिल्ली सल्तनत को खत्म कर एक नए साम्राज्य की नींव डाली, जिसने अगले मुख्य रूप से 181 सालों तक शासन किया। आज हम इस वीडियो में इसी साम्राज्य के संस्थापक के बारे में बात करेंगे कि वह कैसे फरगना, समरकंद, काबुल होते हुए भारत पहुंचा और एक नए साम्राज्य की नींव डाली। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। 14 फरवरी 1483 को फरगाना, जो वर्तमान उज्बेक में स्थित है, में एक शासक का जन्म होता है, जिसके पिता उमर शेख मिर्जा जो कि तैमूर वंश के थे और माता कुतलुक निगार खानम जो कि चंगेज वंश की थी। उमर शेख मिर्जा फरगाना घाटी के शासक होते हैं, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद उनके पुत्र, जिसका नाम होता है जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, ने इस फरगाना घाटी के शासक का पद संभाला। लेकिन उसके चाचाओं ने इस स्थिति का फायदा उठाते हुए उसे इस गद्दी से हटा दिया। लगभग 2 सालों तक बाबर अपने कुछ किसानों और अपने संबंधियों के साथ इधर उधर भटकता रहता है। 1496 में बाबर उज्बेक के समरकंद पर आक्रमण करता है और 7 महीनों के लंबे प्रयास के बाद वह उस पर फतेह हासिल करता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि वह जिस समय समरकंद पर आक्रमण कर रहा होता है, उसी के एक सरगना ने फरगना पर अपना आधिपत्य स्थापित किया और खुद को शासक घोषित कर देते हैं। बाबर इस स्थिति को देखते हुए समरकंद से फरगना की ओर आक्रमण करने के लिए चलते हैं, लेकिन उसकी सेना ने समरकंद से उसका साथ छोड़ दिया, जिसके कारण बाबर को दोनों हाथों से चित होना पड़ता है। एक तरफ समरकंद और दूसरी तरफ फरगना, दोनों उसके हाथों से निकल जाते हैं। लेकिन ये हार बाबर को नामंजूर थी। उसने एक बार फिर समरकंद पर आक्रमण किया और उससे जीता, लेकिन जल्द ही उसको उज्बेक शासक मोहम्मद शहबानी के हाथों हार का सामना करना पड़ता है। बाबर की समरकंद की ख्वाहिश एक बार फिर उसके हाथों से निकल जाती है। बाबर फरगना से अपने चंद वफादार सिपाहियों के साथ भागने में कामयाब होता है और अगले 3 सालों तक वह अपनी सेना को सशस्त्र करने पर काम करता है। इसी के चलते बदख्शान प्रांत के ताजिकों को अपनी सेना में भर्ती करता है और एक बड़ी सेना का निर्माण करता है। 1504 में वह हिंदुकुश की बर्फीली चोटियों को पार कर काबुल पहुंचता है और काबुल पर अपना नियंत्रण कायम करता है, और इससे वह बहुत खुश था। कुछ दिनों बाद हेरात के एक शासक, जो कि तैमूर वंशी हुसैन होते हैं, बाबर के दूर के रिश्तेदार थे। बाबर तैमूर वंशी हुसैन के साथ मोहम्मद शहबानी के विरुद्ध सहयोग संधि करते हैं, लेकिन 2 सालों बाद हुसैन की मृत्यु हो जाती है, जिसके चलते बाबर हेरात पर अपना नियंत्रण कायम करते हैं, पर संसाधनों के अभाव से उसे हेरात को छोड़ना पड़ जाता है। काबुल लौटने के 2 साल के भीतर ही एक और सरगना ने बाबर के खिलाफ विद्रोह कर दिया और बाबर को काबुल से भागना पड़ता है। लेकिन बाबर जल्द ही काबुल पर अपना पुनः नियंत्रण स्थापित करता है। 1510 में फारस के शासक शाह इस्माइल प्रथम, जो कि सफावी वंश के संस्थापक थे, उसने मोहम्मद शहबानी को हराकर उसकी हत्या कर दी। इस स्थिति को देखते हुए बाबर ने हेरात पर अपना पुनः नियंत्रण स्थापित कर लिया। बाबर अपनी इस स्थिति को देखते हुए एक बार फिर 1511 में समरकंद पर चढ़ाई करता है और समरकंद को अपने अधीन कर लेता है। लेकिन दुर्भाग्यवश उसे 8 महीनों के भीतर ही उज्बेकों का सामना करना पड़ जाता है, जिसमें उसकी हार होती है। बाबर अपनी सेना के साथ काबुल की ओर भाग जाता है और इसी बीच उसकी नज़र भारत पर पड़ती है। बाबर का पहला आक्रमण भारत में 1519 में बौजौर के किले में होता है, जिसमें वह इस युद्ध को जीत जाता है और इसके बाद वह भेरा का युद्ध करता है। भेरा का युद्ध बाबर का एक खास युद्ध होता है, क्योंकि उसमें वह पहली बार बारूद और तोपों का प्रयोग करता है। इसमें उसको सफलता मिलती है और लगातार 3 युद्ध करता है, जिसमें उसको सफलता मिल जाती है। इसी को देखते हुए पंजाब का सेनापति दौलत खान लोधी और इब्राहिम लोधी के चाचा आलम खान लोधी और मेवाड़ के राणा सांगा ने बाबर को इब्राहिम लोधी के विरुद्ध युद्ध करने का आमंत्रण दिया और कहा कि इस युद्ध के बाद तुम अपने राज्य वापस चले जाना और इसके बदले तुम्हें मुंह मांगी रकम भी दी जाएगी। 1526 में पानीपत की शुरुआत होती है। बाबर का यह भारत पर 5वां आक्रमण होता है और इस युद्ध में बाबर अपनी 2 नीतियों को अपनाता है, जिसमें एक थी तुलुगमा नीति। इस नीति में अपनी सेना को अर्धचंद्राकार यानी कटोरे के रूप में रखा जाता है, जिसमें विपक्ष की सेना यह अनुमान न लगा सके कि कब सेना का कौन सा हिस्सा हमला करेगा। और दूसरी थी उस्मानी पद्धति। इसमें तोपों को सेना के बीच में रखा जाता है, ताकि सामने वाली सेना ये ना अनुमान लगा सके और ना ये देख सके कि तोपें रखी कहाँ पर है और कहाँ से आक्रमण हो रहा है। इन 2 नीतियों के बल पर बाबर पानीपत के युद्ध में जीत हासिल करता है और भारत में एक नए वंश की शुरुआत करता है, जिसका नाम होता है मुगल वंश।
अपनी इस जीत के बाद बाबर भारत में ही रुक जाता है, क्योंकि उसको यहाँ से पैसे मिलते हैं और हीरे जवाहरातों से भरे बक्से आदि कई सामान मिलते हैं। और विशेष तौर पर भारत में एक जगह मिल जाती है उसको रुकने की, क्योंकि इतने सालों से बाबर जहाँ भी जाता है वहाँ उसे हार का सामना करना पड़ता है, या फिर कहीं पर जीत जाता है तो उसे कुछ दिनों और महीनों में उस क्षेत्र में हार का सामना करना पड़ता है और वहाँ से भागना पड़ जाता है। इसी को देखते हुए बाबर भारत में कई युद्ध जीतता भी है और इसीलिए ये निश्चय बनाता है कि वह भारत में ही अपना शासन स्थापित करेगा। इसके अगले साल ही 1527 में बाबर को एक और युद्ध करना पड़ जाता है और ये युद्ध खानवा का युद्ध होता है, जिसमें बाबर के प्रतिद्वंदी मेवाड़ के शासक राणा सांगा होते हैं। राणा सांगा के बारे में ये बात कही जाती है कि उनको युद्ध में 80 घाव लगे थे और उनको युद्ध में एक आंख, एक पाँव और एक हाथ को खोना पड़ता है। बाबर की सेना राणा सांगा के विरुद्ध युद्ध करने को तैयार नहीं होती है। इसी के चलते बाबर अपनी सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए ये ऐलान करता है कि वह आज से शराब का पान नहीं करेगा और शराब बेचने पर प्रतिबंध लगाता है। इसके बाद भी बाबर की सेना का मनोबल नहीं बढ़ता है। बाबर इसको देखता है और एक वाक्य कहता है कि अगर युद्ध में हम जीत गए तो गाजी कहलाएंगे और हार गए तो शहीद कहलाएंगे। इसके बाद बाबर की सेना मनोबल से भर जाती है और बाबर अपनी 20,000 की सेना लेकर के युद्ध में उतर जाता है। बाबर को ये युद्ध कठिन लगता है, लेकिन उसको आसानी से जीत हासिल हो जाती है, क्योंकि बीच युद्ध में राणा सांगा घायल हो जाते हैं। इसको देखते हुए राणा सांगा की सेना के कुछ सिपाही उनको युद्ध से बाहर निकाल लेते हैं और उनकी जगह उनके परम मित्र राज राणा अज्जा झाला को बैठा देते हैं, लेकिन वे अपनी सेना को सही से कमांड नहीं दे पाते हैं, जिसके कारण उनकी सेना इधर उधर भटक जाती है और युद्ध में पीछे की ओर हटने लगती है। बाबर इसको देखते हुए अपनी सेना को और आगे बढ़ाता है और युद्ध में जीत हासिल करता है। बाबर को ये युद्ध कठिन लगता था, लेकिन उसको जीत बड़ी आसानी से हासिल हो जाती है। बाबर अपनी मेवाड़ फतेह के बाद 1528 में चंदेरी का युद्ध लड़ता है। चंदेरी के राजा मेंदी राय, जो कि राजपूत शासक थे, बाबर उनको हराकर मुगल साम्राज्य का और विस्तार करता है। 1529 में बाबर के जीवन का ये एक अंतिम युद्ध होता है, जिसमें वह महमूद लोदी के साथ अफगानों की संयुक्त सेना को घाघरा नदी किनारे पराजित करता है और इस युद्ध में जीत हासिल करता है। इसीलिए इस युद्ध को घाघरा का युद्ध कहा जाता है। बाबर बंगाल शासक नुसरत शाह के साथ एक संधि करता है, जिसमें वह कहता है कि नुसरत शाह अफगान विद्रोहियों को शरण नहीं देगा। अच्छा, कहीं आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि इस वीडियो हमने बाबर के युद्ध के बारे में ज़्यादा बात करी है, क्योंकि बाबर ने अपना पूरा जीवन ही युद्धों में बिताया है। जब बाबर 12 साल का था तब वह फरगना घाटी के शासक का पद संभालता है और इसके बाद वह अपना पूरा जीवन ही युद्धों में बिताता है। साल 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है। बाबर की मृत्यु के बारे में ये कहा जाता है कि वह अपने पुत्र हुमायूं बीमार पड़ने पर अल्लाह से ये गुजारिश करता है कि वह हुमायूं की बीमारी को मेरे ऊपर दे दें। इसी के बाद बाबर की मृत्यु हो जाती है। बाबर को पहले आगरा में दफनाया जाता है और उसके बाद उसके पुत्र हुमायूं द्वारा उस बाबर की ख्वाहिश को पूरा करते हुए काबुल में दफना दिया जाता है। बाबर ने अपने शासनकाल में कई मॉन्यूमेंट का निर्माण कराया था, जैसे कि काबुली बाग मस्जिद, जिसको पानीपत मॉस्क्यू भी कहा जाता है। कहा जाता है कि बाबर ने पानीपत युद्ध जीतने के बाद इसका निर्माण कराया था। और दूसरा बाबरी मस्जिद बाबर द्वारा बनवाया गया था, जिसका वास्तुकार मीर बाकी होता है। बाबर ने आगरा में आराम बाग का निर्माण कराया था, जो कि चारबाग शैली द्वारा बनवाया गया था। ये थे बाबर के कुछ स्मारकों के बारे में। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द ही मिलते हैं किसी नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।